वहीं वह सभी बॉडीगार्ड्स नैन्सी के आगे अपना सर झुकाकर खड़े हो गए थे। वहीं आदित्य ने जब यह देखा तो वह कन्फ्यूजन से उन सभी को देखने लगा था। वहीं नैन्सी ने भी उन सब की तरफ देखा। तभी एक कार के अंदर से अपने चेहरे पर बिना भाव को लिए हुए ऋषभ जल्दी से बाहर निकला और फिर अपने लंबे लंबे कदमों को नैन्सी की तरफ जाने लगा था। वही प्रेजेंट वाली नैन्सी ने जब ऋषभ को देखा तो उसका गुस्से से काला पड़ गया था चेहरा, लेकिन अब वह मर चुका था। यही सोचकर उसने अपने गुस्से को शांत किया। अब उसे और बुरा लगने लगा था कि वह कैसे बिना सोचे समझे पानी में कूद गई थी। क्या महसूस कर रहा होगा आदित्य? इस सोच ने उसका मन और भारी कर दिया था। तभी ऋषभ के शब्द उसके कानों में गए। उसके पास पहुंचते ही ऋषभ ने जल्दी से इधर उधर देखते हुए कहा, बॉस आप ठीक है ना? क्या हुआ था यहाँ पर? आपको जहाँ चोट तो नहीं आई ना? और आप हम सभी को बिना बताए ऐसे अकेले ही वॉक पर क्यों आ गई थी? अगर आपको कुछ हो जाता तो? उसने जल्दी से नैन्सी को ऊपर से नीचे तक देखा था और फिर उसने जल्दी से अपनी पैंट की पॉकेट से एक रुमाल को निकालते हुए उसके हाथों पर लगे हुए खून को साफ करने लगा था। वहीं ऋषभ को अपने सामने देखते ही नैन्सी की आंखें जैसे किसी तारों की तरह टिमटिमाने लगी थी और उसे खुद की फिक्र करते हुए देखकर नैन्सी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम बिल्कुल ठीक है। उसकी कही हुई बात को सुनकर ऋषभ ने उसे घूर कर देखा, जिस पर नैन्सी ने अपना मुंह बंद कर लिया था। वह ऋषभ के सामने जैसे पूरी तरीके से नर्म पड़ जाती थी और उसकी पर्सनालिटी भी पूरी तरीके से चेंज हो जाती थी। वहीं आदित्य अभी भी पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ था। वहीं उनके ड्रामे को देखकर नैन्सी को गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से अपनी ही जान लेना चाहती थी कि क्यों वह इतना पागल हो सकती थी और क्यों यहाँ पर मर रहा है और यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं आदित्य अभी भी थोड़ा बहुत होश में था और वह वहां पर उन सभी की बातों को सुन रहा था और वह उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब उसने उस आदमी को उसे बॉस कहते हुए देखा तब भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं ऋषभ ने उन सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, इन सभी को जल्द से जल्द ठिकाने लगाओ और पता करो कि ये लोग कौन हैं। उसकी कही हुई बात को सुनकर उसके बॉडीगार्ड ने एक साथ अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वह लोग वहां से जल्दी से चले गए थे। सभी लोगों को ठिकाने लगे थे। वहीं एक बॉडीगार्ड जाकर आदित्य को भी उठाने वाला था। वहीं जैसे ही उस बॉडीगार्ड ने आदित्य को पकड़ा वैसे ही दर्द से आदित्य के मुंह से आग की आवाज निकली, जिसकी वजह से नैन्सी, जो कि एकटक अपनी आंखों में बेशुमार प्यार को लिए हुए ऋषभ को ही निहार रही थी, उसका ध्यान अचानक से इस आवाज पर तरफ चला गया था और उसने फिर जल्दी से उस बॉडीगार्ड को रोकते हुए कहा, अरे रुको, इसे कहीं मत लेकर जाओ, इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो और जल्दी से एडमिट करवा देना। नैन्सी की कही हुई बात को सुनकर ऋषभ के हाथ उसके हाथों से खून को साफ करते हुए अपने आप ही रुक गए थे और उसने अपनी तीखी और सर्द नजरों से एक बार आदित्य की तरफ देखा। वहीं आदित्य की नजरें भी ऋषभ की तरफ चली गई थी, जिसकी वजह से दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराई थी। लेकिन अचानक ही आदित्य को अपना सर बहुत ही ज्यादा घूमता हुआ महसूस हुआ और उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा था, जिसकी वजह से वह अचानक से बेहोश हो गया था। वहीं उसे बेहोश होते देखकर नैन्सी चीख पड़ी थी। वहीं नैन्सी के बॉडीगार्ड्स आदित्य को हॉस्पिटल पहुंचा पाते तभी कुछ कारें वहां पर आकर रुकी। उन कारों के दरवाजे एक साथ खुले और उनमें से काले ब्लैक कपड़े पहने हुए लंबे और ताकतवर बॉडीगार्ड्स तेजी से बाहर निकले। उनकी चाल में एक गजब की सटीकता और अनुशासन था, जिससे यह साफ झलक रहा था कि वह कोई साधारण गार्ड्स तो नहीं थे। उनके पीछे से एक लड़की कार से बाहर निकली। उसने एक लंबा काला कोट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर बड़े काले चश्मे के साथ एक मास्क था जो उसकी पहचान को छुपा रहा था। उसकी चाल में ऐसा रुतबा था जैसे वह सबकी मालिक हो। उसकी हाई हील्स की आवाज ने पूरे माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया था। नैन्सी ने उस औरत की ओर देखा। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा तनाव छा गया था और मन ही मन उसने कहा, अब कौन है वे जो मुझे अपने घर जाना है? लड़ाई करके थक चुकी हूं मैं। वह लड़की धीरे धीरे से नैन्सी के पास आई और बिना कुछ बोले चारों तरफ खड़े
घायल लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसके साथ आए गार्ड ने तुरंत घायल बॉडीगार्ड्स को उठाना शुरू कर दिया था, जबकि वह लड़की सीधे नैन्सी की तरफ बढ़ी। तुमने मेरी टीम को खत्म करके सही नहीं किया है। आखिरकार तुम सच में काबिल तारीफ है। उसकी आवाज में सर्दी और रौबता। वही नैन्सी ने ठंडी नजरों से उसे देखा और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, जो मेरे रास्ते में आता है उसे ऐसी ही हालत का सामना करना पड़ता है। और तुम होती कौन है मुझे सवाल करने वाली? मुझे तुम्हारी झूठी तारीफ में इंटरेस्ट नहीं है। बस साफ साफ बोलो, क्या काम है? नैन्सी के सारे बॉडीगार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। वही नैन्सी, जो कि आदित्य के लिए रो रही थी, उसकी आंखें भी खून की तरह लाल थीं। उसने उस लड़की को देखते हुए कहा, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। एक बार मुझे होश में आने दो। फिर मैंने तुम सबकी छुट्टी ना की ना, तो मेरा नाम भी नैन्सी राजवंश नहीं है। नो, नैन्सी आदित्य ओबरॉय नहीं है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं आदित्य की सांसें भी बहुत धीमी चलने लगी थी, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ गई थी। वहीं उस लड़की ने चश्मा हटाया और उसकी तीखी नजरें उस बार माफिया वाली नैन्सी से जा टकराई। उसका चेहरा बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन आंखों में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। उसने नैन्सी की बात का जवाब देने की बजाय आदित्य की तरफ देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। इस लड़के के बचाने के लिए इतनी मेहनत सही है नहीं है। ये मेरा शिकार है और ये मेरे साथ ही जाएगा, उसने कहा। और उसने एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड तुरंत आदित्य के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा था। उसकी बात सुनकर नैन्सी ने गुस्से के साथ कहा, उसे हाथ मत लगाना, वरना तुम सबके हाथों को उखाड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और क्या तुम्हारा मेरा है? हाँ, वो कोई चॉकलेट बिस्किट है क्या जो तेरा मेरा? चुपचाप से यहाँ निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा अपने बॉडीगार्ड की तरह भी यहीं पर हाल होगा। और हाँ, अभी वो मेरा ही है। नैन्सी की बात सुनकर ऋषभ नैन्सी को देखने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब से भाव थे। उस लड़की ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम्हारा दिलचस्प, पर अब वह मेरी जिम्मेदारी है। उसे हम अपने साथ ही लेकर जाएंगे। उसकी बात सुनकर नैन्सी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और फिर आने लगा था उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे रास्ते में मत आओ, वरना। जिस पर लड़की ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, वरना क्या? मुझे धमकी मत दो। तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। और अगर तुम खुद को इतनी ही बड़ी क्वीन समझती हो तो ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ। मेरे लोगों पर हाथ उठाने का मतलब है मुझ पर हाथ उठाना, और इसका अंजाम तुम खुद भी नहीं सोच सकती। तभी नैन्सी ने के चेहरे पर एक पल के लिए शंका उभरी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, ओह हेलो, मुझे तुम्हारे बारे में जानने का शौक नहीं है और मैं किसी से नहीं डरती, और तुम जैसी नकली रानियों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। और यह सुनकर लड़की ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी को बांधी और नैन्सी की ओर झुकते हुए कहा, अगर यही तुम्हारा आखिरी शब्द है तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। जिस पर वह लड़की एक नजर आदित्य, ऋषभ और नैन्सी को देखकर वहां से अपने गार्ड्स के साथ चली गई थी, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, ये खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी और मेरी मुलाकात तो फिर होगी। कारों के जाते ही नैन्सी ने एक लंबी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अभी वही गुस्सा और तनाव था। आदित्य की छवि उसके मन में घूम रही थी और उसके हाथ ही उस रहस्यमयी औरत की भी बात है। ये लड़की कौन थी? उसने मड़बड़ाते हुए मन में कहा, और उसकी मुट्ठी कस गई। उसने अपने खून से सने हाथों को झटकते हुए कहा, मुझे बाहर में जाओ। मुझे क्या? लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी, जैसे आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला था। वहीं नैन्सी भी सोच में थी, क्योंकि उसने वापस से इस लड़की से कोई मुलाकात नहीं की थी और उसके बॉडीगार्ड ने मुंबई की सिटी हॉस्पिटल के अंदर आदित्य को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। सिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का माहौल एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। डॉक्टर और नर्स भाग दौड़ रहे कर रहे थे, आदित्य की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे थे। बेड पर पड़े आदित्य का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके शरीर से बहता खून किसी भी पल उसके जीवन की डोर को काट सकता था। ब्लड ग्रुप मिलाया गया और एक वरिष्ठ डॉक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, हाँ डॉक्टर, लेकिन अभी ब्लड बैंक में उतना स्टॉक नहीं है। नर्स ने चिंतित स्वर में कहा,
जल्दी करो, उसे ब्लड ट्रांजैक्शन की जरूरत है, अभी और इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर के शब्द हर किसी के दिल की धड़कन तेज कर रहे थे। मॉनिटर पर आदित्य की धड़कनें गिरती ही जा रही थी और हर बीतते पल के साथ मौत का साया और गहराता दिख रहा था। बाहर गलियारे में नैन्सी अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का जैसे नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने कांपते हाथ जोड़ते हुए फुसफुसाती आवाज में प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। भगवान उसे बचा लो प्लीज, उसे बचा लो। थोड़ी देर में वीना जी, कुणाल जी, ओमकार और सीमा जी भी वहां पर पहुंच गए थे। डॉक्टर की फोन कॉल ने सभी को भीतर तक हिला दिया था। वीना जी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वह दीवार को सहला रही, रोते हुए बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा आदित्य, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं दीप्ति को क्या बोलूंगी। सीमा जी ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी खुद की भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कुणाल जी गहरे तनाव में थे, उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। ओमकार जी चुपचाप से खड़े थे, लेकिन उनकी मुट्ठियां कसकर बंद थी, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। अंदर ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर की गूंजती आवाजें बाहर तक आ रही थी। पल्स गिर रहे हैं, उसे बचाने के लिए हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी, ब्लड ट्रांजैक्शन के लिए भी बिना, ये बहुत जोखिम भरा है। यह सुनते ही बीना जी ने जल्दी से अपने हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया। कुछ देर बाद एक युवक भागते हुए अंदर आया और उसके हाथ में एक कूलर बॉक्स था। उसने सीधे रिसेप्शन पर जाकर, ये ओ नेगेटिव ब्लड है, इसे तुरंत डॉक्टर को दो। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उसे नर्स के हवाले कर दिया। नर्स तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर भागी। अंदर से डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, ब्लड आ गया है, जल्दी से कनेक्ट करो, हम उसे खो नहीं सकते। बाहर खड़े लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। कुछ घंटे बीतने के बाद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुलने की आवाज आई। सभी की नजरें डॉक्टर पर टिक गई थी। डॉक्टर ने मास्क हटाते हुए कहा, ऑपरेशन सफल रहा है, अभी आदित्य खतरे से बाहर है, लेकिन अगले 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर बीना जी ने एक गहरी सांस ली और रोते रोते भगवान को धन्यवाद किया। कुणाल जी ने डॉक्टर से हाथ मिलाया अब और कहा, डॉक्टर आपने हमें हमारी दुनिया वापस दे दी है, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। वहीं नैन्सी ने खुशी और राहत के आंसुओं के साथ अपने हाथ जोड़ लिए थे। वहीं आदित्य की हर दर्द को फील कर पा रही थी। ओमकार जी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वह अपने जज्बाते को दबाते हुए सबको हिम्मत बांधने लगे थे। अगले दिन जब आदित्य की आंखें खुली तो पूरे हॉस्पिटल में जैसे खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। डॉक्टर और नर्सों ने राहत की सांस ली और नैन्सी, जो कि हालत हालत जो कि उसकी हालत को देखकर रात भर परेशान थी, उसे होश में आते देखकर गहरी सांस भरकर मुस्कुराई। वहीं सभी ने आदित्य की ओर देखभाल की और उसे डांटा भी, लेकिन आदित्य की आंखों में तो किसी और का ही चेहरा ठहर सा गया था। उसका ध्यान बहुत कम सबकी बातों पर था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक बेचैनी, एक तलाश जो शब्दों से परे थी। उसकी नजरें जैसे नैन्सी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसके होश में आने से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन आदित्य के दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसकी आंखों में वही चेहरा बार बार उभर रहा था, वो आंखें, वो मुस्कान, वो हर एक लम्हा जो उसने नैन्सी के साथ महसूस किया था। अब उसके भीतर नैन्सी का चेहरा घर कर चुकी थी। जब कमरे से सभी लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे, आदित्य ने मौका पाकर अपने असिस्टेंट और नितांत को पास बुलाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें से एक अडिग आदेश छुपा था, जल्दी से पता लगाओ कि नैन्सी राजवंश कहाँ है, किसी भी हाल में मुझे उसका पता चाहिए। यह सुनकर चिराग हैरानी से अपने बॉस को देखने लगा था। आज तक जिनके लाइफ में कोई बला नहीं आई, और आज ऐसी लड़की वाली बला कब से टपक पड़ी थी। लेकिन जब उसने आदित्य की आंखों में गुस्से को देखा तो वह समझ गया कि इसे काम में कोई भी चूक बॉस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन बॉस, सिर्फ नाम से कैसे पता करूं? ऐसे तो न जाने कितने ही नैन्सी राजवंश होंगी, लेकिन थोड़ी और जानकारी मिल जाती तो। जिस पर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे सिर्फ उसका नाम पता है और वह देखने में काफी बला की खूबसूरत है, और वह लड़कियां से काफी अलग, या बोलूं सबसे अलग है। इसलिए हर कनेक्शन इस्तेमाल करो, हर शहर, हर कनेक्ट, हर संसाधन को लगा दो, मुझे नैन्सी राजवंश का पता चाहिए।
अगर मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी इस काम में लगाना पड़े तो हिचकिचाना मत। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, वो भी किसी भी कीमत पर। यह सुनकर नितांत ने सीरियस होकर कहा, इतनी जानकारी ही काफी है बॉस, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन यह सुनकर चिराग काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि यह पहली बार था जब आदित्य ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से पर्सनल काम में झोंकने का आदेश दिया था। उसने अपनी जगह पर खड़े खड़े ही सिर खुजलाया और हैरानी से बतबताया, अरे ये कौन छोरी है भाई, जिनके लिए बॉस अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए रेडी है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ही परेड पर डाल दिया है। इसका बड़ा बवाल है, कमाल है यार। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और हैरानी के साथ उभर आई थी। उसने अपने मन में कहा, हम तो समझते हैं थे कि बॉस को बस बिजनेस पावर और पैसा से मतलब है, लेकिन ये तो दूसरा ही खेल है। किसी लड़की खातिर बॉस इतने पागल हो सकते हैं, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उसने धीरे से बगल में खड़ी नितांत को कौन ही मारते हुए धीरे से कहा, देख भाई, ये तो पहली बार हो रहा है जब बॉस अपने दिल की बात दिमाग से ऊपर रखकर पूरा बिजनेस सिस्टम और माफिया सिस्टम हिला रहे हैं। और अब सोच लो, हम सबको कहाँ कहाँ दौड़ाएंगे। ये नैन्सी राजवंश को ढूंढने के खातिर पहले पता करना होगा कि नैन्सी है कौन। क्या पता कोई परी बरी हो जो एक झलक में बॉस का चैन सुकून कर सब ले उड़ी हो। बाकी हमको तो अब ये प्रेम कहा था वाली एक कहानी लग रही है। जिस पर नितांत ने गुस्से से उसे घूरते हुए देखा, जिस पर चिराग की हंसी फौरन बंद हो गई थी और फिर उसने आदित्य की ओर देखा, जो गंभीरता से स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। वह थोड़ा डरते हुए लेकिन मन ही मन अब भी मुस्कुराते बोला, बहुत चिंता मत कीजिए, हम पूरा देश विदेश खंगाल देंगे, लेकिन नैन्सी मैडम की को खोज कर ही निकालने वाले हैं। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, पहली बार आप किसी लड़की के लिए इतने ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बड़ा उसकी बात पूरी होने से पहले ही आदित्य ने एक तीखी नजर चिराग पर डाली। चिराग तुरंत चुप हो गया था और फाइलें उठाकर नितांत के साथ वहां से खिसक लिया था। बाहर निकलते हुए उसने धीमे से कहा, बॉस का प्यार बड़ा जोरदार निकला। कि नैन्सी मैडम जो भी है, अब तो उनका दीदार करके ही हम दम लेंगे। जिस पर नितांत ने अपना सिर ना में हिलाते हुए वहां से निकल गया था। उसे चिराग की बकवास बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वहीं आदित्य के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। सिर्फ वही जानता था कि नैन्सी सिर्फ एक नाम नहीं थी, बल्कि उसके लिए जीवन में ऐसा कुछ छू गई थी जिसे वह खोना नहीं देना चाहता था। आदित्य की हालत के बावजूद उसका दर्द संकल्प साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में नैन्सी के लिए एक जुनून और गहरी चाहत साफ दिखाई दे रही। वह असिस्टेंट के जाने के बाद सभी वार्ड से बाहर आ गए थे। अगले ही पल और अस्पताल के गलियारे में धड़धड़ाते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी ने पलट कर देखा तो सामने कबीर था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उसका अंदाज हमेशा की तरह थोड़ा अजीब और नाटकीय था। भाई, कबीर ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए लगभग एकदम से चीखते हुए ही कहा था, और फिर तेजी से आदित्य के कमरे में घुस गया। बिना किसी परवाह किए उसने आदित्य को बेड पर देखते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। ओ भाई, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आप ऐसे खून से लथपथ पड़े थे और मुझे तो लगा कि आप मुझे छोड़कर ही चले गए। थैंक गॉड भगवान जी की आपने मेरे भाई को कुछ भी नहीं किया। वहीं कबीर के इस नाटक को देखकर आदित्य को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने गुस्से से उसे खुद से दूर किया और फिर चिल्लाते हुए बोला, कबीर। आदित्य ने दर्द से कराहते हुए कहा था, क्या बच्चों वाली हरकत है, पहले से ही इतनी चोट लगी है और दर्द हो रहा है मुझे। उसने झल्लाते हुए कबीर को हल्के से खुद से धक्का दिया था। वहीं बीना जी ने कबीर की डांट लगाई, कबीर दिखाई नहीं दे रहा क्या, कितनी चोट आई तुम्हारे भाई को, और तुम थे कहाँ थे कल रात से, बताना मुझे। जिस पर कबीर ने दूसरे सवाल को इग्नोर करके तुरंत पीछे हटते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए, सॉरी भाई, मैं तो बस प्यार से बहक गया था। लेकिन भाई, आप सच में बहुत ही ज्यादा खराब हालत में लग रही है। आईने में देखा है क्या, पूरा जोम्बी मूवी का हीरो लग रहे हैं आप। जिस पर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, कबीर, तुम्हें मजाक करने का यही टाइम मिला है। यहाँ मैं मौत से लड़कर आया हूँ और आपको कॉमेडी सूझ रही है। चुपचाप से माँ के सवाल का जवाब दो, कल रात से कहाँ थे तुम। जिस पर
कबीर ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई ये कॉमेडी नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं जो हंसी बनकर बाहर आ रहे हैं। और वैसे भी अगर मैं सीरियस हो जाऊं तो मेरी तो पहचान ही चली जाएगी ना। और कल रात बस दोस्तों के साथ था, बस। जिस पर मीना जी ने उसे घूर कर देखा। कबीर की बातें सुनकर कमरे में मौजूद बाकी लोग, जो अब तक गंभीर माहौल में थे, अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वहीं आदित्य को गुस्से में देखकर कबीर ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा चॉकलेट बाहर निकाला और आदित्य की ओर बढ़ाते हुए बोला, भाई ये खाओ। मैंने रास्ते में सोचा कि अगर आप बेहोश होंगे तो इसे सुनाकर आपको होश में आ जाएंगे, लेकिन अब आप ठीक हो तो ये खा लो, ये मेरे प्यार की मिठास है। आदित्य ने गुस्से से चॉकलेट को साइड में फेंकते हुए कहा, कबीर अगर तुमने मुझे और परेशान किया ना तो मैं तुम्हें डॉक्टर को बोलूँ कि तुम्हारा इलाज पहले हो। जिस पर कबीर ने नकली घबराहट को दिखाते हुए कहा, भाई सॉरी, मैं अब बिल्कुल चुप रहूंगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन एक बात बताओ, आपको चोट लगी कैसे? जिस पर आदित्य ने थके हुए स्वर में कहा, ये लंबी कहानी है जो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनाने वाला। जिस पर कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं कहानी को खुद बना लूंगा, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा क्रिएटिव हूँ। जिस पर आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए मन में कहा, भगवान इसे यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो मैं अस्पताल से खुद भाग जाऊंगा। कमरे में मौजूद सभी लोग अब हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे, जबकि कबीर ने शरारती अंदाज में आदित्य को काफिर से परेशान करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। वहीं जैसे तैसे समय बीतता गया था, उसके असिस्टेंट ने उसके आदेश पर अमल करते हुए हर संभव प्रयास करना शुरू कर देते हैं। और नैन्सी ये सब कुछ होता अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी। हालांकि उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन वह तो सब कुछ ही देख रही थी। उसे नहीं पता था कि आदित्य इतना उसे ढूंढने के लिए पागल हो गया था, क्योंकि आदित्य हर टाइम सोच में खोया रहता था। जब कोई होता तो नैन्सी नैन्सी नाम लेता और उसके बारे में सोचता रहता। नोटबुक में उसकी इमेज ड्रॉ करता। आदित्य का पागलपन इस हद तक था कि वह अपनी आंखों के आगे नैन्सी को पाता था। दिन रात उसके बारे में सोचने में उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। हालांकि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग का पागलपन जैसे बढ़ता ही जा रहा था। उसका हर लम्हा बस नैन्सी की यादों में बीत रहा था। उसकी डायरी खुली हुई थी और उसमें नैन्सी के दर्जनों स्क्रैच बने हुए थे। वह उन तस्वीरों को देखता और उन्हें छूता और बताता, नैन्सी। ये नाम जैसे उसकी जिंदगी बन चुका था। आदित्य आखिर कब मैं तुमसे मिलूंगा? हर रात बस यही सोचता हूँ, आखिर क्यों वह नैन्सी को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पा रहा था। क्योंकि नैन्सी पहली लड़की थी जिसे वह चाहकर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। 10 दिनों के अंदर अंदर नितांत ने नैन्सी की सारी जानकारी उसकी आंखों के सामने रख दी थी कि नैन्सी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक माफिया की क्वीन थी। लेकिन आदित्य के लिए वह माफिया क्वीन नहीं थी, वह तो उसकी नैन्सी बन चुकी थी। उसका प्यार, उसका पागलपन, जुनून, अब सब कुछ बन चुकी थी, जिसके लिए वह अपनी जान भी दे सकता था। आखिर उसके ने उसकी जान जो बचाई थी। लेकिन जब आदित्य ने सुना कि नैन्सी का एक बॉयफ्रेंड है तो उसका दिल टूट गया था। उसकी आंखें दर्द और बेबसी से भर गई थी। तुम खुश हो नैन्सी? उसने अपने आप से पूछा था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ। अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ है तो मैं तुम्हें दूर से देखना पसंद करूंगा। लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। एक बार, सिर्फ एक बार वह नैन्सी से मिलना चाहता था, और वह ही सोचकर उसने नितांत से कहा था, नितांत मुझे उससे मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे वो, मुझे उससे मिलना ही है और उसके लिए इंतजाम करो। आखिरकार 1 महीने बाद जब आदित्य पूरी तरीके से ठीक हो गया था और नैन्सी से मिलने के लिए तैयार था, वह इसी क्लब में जाने वाला था जहां पर नैन्सी किसी के साथ एक रिंग की डील करने वाली थी। वह कितना ज्यादा बेचैन था ये सिर्फ वही जानता था। उसने अपने रूम का कबाड़ा कर दिया था सिर्फ एक ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए। चिराग बेचारा बुरी तरीके से उन अपने बॉस को देखकर परेशान हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट ही उसने चूज किया था। उसकी उम्मीदें और धड़कनें दोनों ही चरम पर थी। वह उससे मिलने के लिए तैयार था, लेकिन तभी क्लब में पुलिस आ गई और नैन्सी वहां से निकल गई थी। वहीं उसके जाने की खबर को सुनकर आदित्य काफी ज्यादा उदास भी हो गया था। वह काफी ज्यादा हर्ट भी फील कर रहा था कि तभी उसे अपने आदमी से एक
खतरनाक खबर मिली सर। ऋषभ नैन्सी मैडम को मारने की योजना बना रहा है। हमने उनकी कॉल पर किसी से बात सुनी है, वह आज ही उस पर हमला करेगा। यह सुनते ही आदित्य का खून खौल उठा। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, शिप तैयार करो, मैं अभी जा रहा हूँ उसे बचाने। आदित्य की प्राइवेट शिप समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ ही आदित्य की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी पर नजर डालता, फिर दूर दीक्षित को देखता। उसने कैप्टन से चिल्लाकर कहा, स्पीड और बढ़ाओ, अगर हमें देर हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन ने डरते हुए कहा, सर शिप की ये फुल स्पीड है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। आदित्य ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ी और कहा, मुझे नतीजा चाहिए, बहाना नहीं। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सबको इस सब शिप के साथ ही आग लगा दूंगा। जिस पर सब घबरा गए थे। जब आदित्य का शिप नैन्सी के शिप के करीब पहुंचा था तो उसने देखा था कि वहां पर अफरा तफरी मची हुई थी। ऋषभ और उसके लोग गुस्से से बहस कर रहे थे। आदित्य की नजरें पागलों की तरह नैन्सी को ढूंढ रही थी और फिर उसने उसे देखा। नैन्सी शिप के किनारे खड़ी थी। उसका लंबा काला कोट लहरों की हवा में उड़ रहा था। वह एक योद्धा की तरह लग रही थी, अडिग और निर्भीक। लेकिन अगले ही पल नैन्सी ने अचानक बिना किसी हिचक के पानी में छलांग लगा दी थी। यह देखते ही आदित्य जोर से चिल्ला उठा था, नैन्सी। आदित्य की चीख ने पूरे समुद्र को ही हिलाकर रख दिया था। आदित्य जल्दी से समुद्र में कूदना चाहता था, लेकिन उसके आदमियों ने उसे जल्दी से उसे कसकर पकड़ा था। वही सब कुछ देख रही नैन्सी ने जब ये सीन देखा तो वह समझ गई कि उसने जो आदित्य के सिगरेट रूम में जो है ड्राइंग देखी थी, यह यही सीन था जिसने उसने आदित्य को ही गलत समझ लिया था। लेकिन उसके पागलपन को देखकर नैन्सी हक्की बक्की थी और उसने हैरानी से आदित्य को ही देखे जा रही थी। उसे नहीं पता था कि आदित्य उसे इतना ज्यादा प्यार करता था। वहीं तभी आदित्य इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने सभी को धक्का दिया और बिना एक पल गवाए अपनी जैकेट फेंकी और सिप में पानी में छलांग लगा दी थी। ठंडा पानी उसकी सांसें रोकने लगा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ नैन्सी पर था। उसकी आवाज लहरों पर से टकरा रही थी, नैन्सी तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम सुन रही हो ना। वह तेजी से पानी को तैरता जा रहा था। वहीं यह देखकर नैन्सी और हैरान रह गई थी। वहीं आदित्य को ढूंढ रहा था वह जहाँ कूदा था, फिर भी उसका सिप नैन्सी के सिप से काफी ज्यादा दूर था। उसने पूरी ताकत लगाकर उस दिशा में तैरना शुरू कर दिया था। पानी की गहराई, ठंडक और लहरों की ताकत भी आदित्य को रोक नहीं पा रही थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं तुम्हें बचाऊंगा नैन्सी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। 20 मिनट तक पानी में बिना रुके वह तैरता रहा और आखिरकार आदित्य ने नैन्सी को पकड़ लिया था, लेकिन वह बेजान सी थी। पानी में होने के बाद भी उसकी खूबसूरती और निश्चलता ने आदित्य को और दर्द से भर दिया था। उसने उसे अपने दोनों हाथों में थामा और सिप की ओर तैरने लगा था। नैन्सी ने सिप तक वहां से जा चुकी थी और आदित्य की सिप आदित्य के पास भी पहुंच गई थी। सिप पर पहुंचते ही आदित्य ने जोर से चिल्लाया, डॉक्टर को बुलाओ अभी के अभी। नैन्सी को डेक पर लिटाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। यह चेहरा वही चेहरा था जिसने एक नजर उसे पागल कर दिया था। वह फुसफुसाया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सिप पर डॉक्टर पहले से ही मौजूद था। जैसे ही नैन्सी को डेक पर लाया गया, डॉक्टर तुरंत उसकी जांच के लिए आगे बढ़ा। आदित्य बेताबी से डॉक्टर के हर कदम को देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थी और उसकी आंखों में डर का साया था। डॉक्टर ने नैन्सी की कलाई पकड़ी और फिर उसके सीने पर स्टेथोस्कोप रखा और नैन्सी की हालत को चेक करने लगी। लेकिन यह देखकर आदित्य की धड़कनें तेज हो गई। उसने कांपती आवाज पूछा, वह ठीक है ना, बोलो कुछ डॉक्टर। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से नैन्सी को सीपीआर देना शुरू किया। हर बार जब डॉक्टर उसके सीने पर दबाव डालता, आदित्य की उम्मीद की लौ और तेज हो जाती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नैन्सी की धड़कनें लौटने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता और सफलता का भाव झलक रहा था। यह देखकर आदित्य के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाया, क्या देख रहे हो, बताओ मुझे, वह ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना। उसके गुस्से को देखकर डॉक्टर भी घबरा गया था और उसने कांपते हुए कहा, सर उनकी धड़कनें नहीं चल रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम,
आदित्य का गुस्सा अब दर्द में बदल गया था। उसने डॉक्टर को धक्का देकर पीछे किया और खुद नैन्सी को पकड़ा और उसकी टूट रही थी। नैन्सी, उठो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, सुन रही हो ना? उठो। उसने जल्दी से डरते हुए धड़कनें चेक की। सच में उसकी धड़कनें बंद हो चुकी थी। यह देखते ही उसका हाथ कांप गया। वह कदम पीछे हट गया। उसे देखकर डॉक्टर ने धीरे से कहा, सर सॉरी, उनकी डेथ हो चुकी है। सुनते ही जैसे आदित्य की दुनिया ही थम गई थी। उसके कानों में डॉक्टर के शब्द गूंजते रहे, लेकिन वह उन्हें मना करने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, दोबारा चेक करो, वह नहीं मरी है। और ठीक है, फिर से चेक करो। लेकिन डॉक्टर ने एक आखिरी बार नैन्सी को चेक किया, लेकिन नतीजा वही था। उसने थके हुए स्वर में कहा, सर वह अभी नहीं रही। यह सुनते ही आदित्य ने घुटने कांप गए और उसने नैन्सी के चेहरे को अपने हाथों में थामा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। वह फुसफुसाए, नैन्सी तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुमसे मिलने के लिए कितना इंतजार किया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी हर सांस ली जी है। तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊँगा? आदित्य ने नैन्सी को लगभग झकझोरते हुए कहा था, उठो नैन्सी, ये तुम्हारा कोई मजाक है ना? देखो, मैं हंस रहा हूँ। सब हमेशा बोलते हुए है ना कि मैं गंभीर रहता हूँ, तो लो मैं हंस रहा हूँ, अब उठ भी जाओ प्लीज, सिर्फ तुम्हारी। लेकिन नैन्सी का चेहरा शांत और स्थिर था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी गहरी नींद में हो। आदित्य ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और उन्हें अपने चेहरे पर रखा। ये तुम्हारे बिना बहुत ठंडी हो जाएगी नैन्सी, मुझे मत छोड़ो प्लीज। पहली बार मैंने किसी से प्यार किया है, मैं ऐसे नहीं खो सकता, प्लीज होश में आओ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। फिर आदित्य ने फिर डॉक्टर की ओर देखा और चिल्लाया, कुछ करो, उसे बचाओ। डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो ना, तुम्हारा काम उसे बचाना है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, प्लीज उसे बचा लो प्लीज। वह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और डॉक्टर ने दुखी स्वर में उसकी हालत देखकर कहा, सर मैंने सब कुछ कर लिया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। आदित्य ने नैन्सी को कसकर गले से लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, नैन्सी मैं तुम्हें बचा नहीं सका, मुझे माफ कर दो। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फेल हो गया। आई एम रियली सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। मैं किस काम का हूँ, तुम्हें ही सब जब नहीं बचा पाया। यह कहते हुए आदित्य की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे ऐसे रोते देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। उसने नैन्सी के माथे को चूम लिया और कहा, तुम्हें सिर्फ एक नजर देखकर अपनी जिंदगी बना ली थी, अब मैं क्या करूंगा? उसकी आंखों से वापस से आंसू टपक गए थे। वहीं नैन्सी का चेहरा शांत चेहरा था, एक आखिरी बार चांदनी में चमक रहा था। वहीं यह देखकर नैन्सी की आंखों में भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था कि उसने आदित्य को गलत समझा और कितनी ज्यादा बेवकूफ थी और कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। फिर से पानी में छलांग लगाकर एक बार वह अपना प्यार खो चुका था और अब उसका सब कुछ खो चुका था और हम फिर से मरने के लिए चल देते थे। किसी और की सजा को वह किसी और को कैसे दे सकती थी? आखिर कैसे हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था? आखिर कैसे हम अपनी जान दे सकते हैं जब मुझे पता हो कि मेरे अंदर किसी और की जान बसती है? हमने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया ये? उसके दिमाग में ऐसे ही अनगिनत सवाल और बातें चलने लगी थी, जिससे उसे अंदर ही अंदर दर्द और गिल्ट होने लगा था और आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ 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 चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।